सर नरेश पहले जोधपुर में ही थे, फिर उनको सूरतगढ़ भेजा गया था, बोला उधर तेरी ड्यूटी लगेगी, तो वो उधर गए थे। अपनी नॉर्मल ड्यूटी किए जा रहे थे, 7-8 दिन ड्यूटी उन्होंने की उधर। तो एक सतवीर साहब आते 12 से 2 बजे के बीच, बोला नरेश जा छाछ ले आ सामने से, सामने दुकान है। तो बोला मुंह बांध के आते हैं, तो उन्होंने बोला कि साहब आप ही ले आओ छाछ। बोला सामने की लड़की ऐसी गंदी है, मेरे से 50,000 रुपये मांगती है, बोलते हैं FI लिखवा दूंगी ऐसे। बोले ठीक है साहब, ये आपकी प्रॉब्लम है, मैं ले आता हूँ। तो वो ले आते हैं, जो भी जिसकी भी 12 से 2 बजे ड्यूटी लगती है सभी को छाछ मंगवाने के लिए जाना ही, ले आते हैं। चलो ले आते हैं। फिर एक दिन सतवीर साहब बाहर जाते हैं, फिर शाम को 6 बजे के आसपास बाहर जाते हैं, फिर 9 साढ़े 9 बजे के आते हैं। तो आते तो नरेश की ड्यूटी होती है, तो वो बोलते हैं साहब साइन कर दो, आप इतने लेट आए हो। तो बोला मैं क्यों साइन करूं, तू मेरा साइन मार दे। तो बोला नहीं ऐसे तो साहब होगा नहीं, आपको साइन करके ही जाना पड़ेगा। तो इतने में सतवीर साहब गाली निकालते, ये बोलते हैं साहब गाली क्यों निकाल रहे हो, मैंने तो साइन करने को बोला, साइन तो आपको करना ही को पड़ेगा। तो वो लेके तो इनको हाथ पे काट देते हैं, तो इनसे कोहनी से लग जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। तो पास में कुछ खड़े और बोलते हैं कि तेरे को इतनी पूछताछ करने की क्या ज़रूरत है, तू क्या अपने आप को बड़ा अफसर है समझता है। चलो फिर हो जाती है घटना। तो उनको उधर से वापस मूवमेंट ऑर्डर दे के वापस सुबह जोधपुर भेज दे। तो था जो बता रही हूँ कि उनको बोला कि साइन कर दे, तो उस वजह उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो हाथ काट लेते हैं उनका, इतना हाथ काटते हैं कि पूरा बाहर निकल जाता है मांस। फिर भी चलो उनको अपना करते हैं और हो गया जो हो गया। फिर उनको सूरतगढ़ से वापस जोधपुर बोलते हैं, तो जोधपुर चला जा। तो सुबह वापस गाड़ी आती है तो अपना आ जाते हैं। फिर 2 दिन बाद में वही वापस उनको बोलते हैं कि नरेश तू वापस सूरतगढ़ जा। रात को 9 बजे फ़ोन आता है, तो वापस जाने के लिए चलो सर जाएंगे। सुबह 5 बजे वापस गाड़ी में बैठ के ट्रेन से वापस जाते हैं। बीच में जब नोखा जो नागौर से निकल के नोखा के आसपास होते हैं, फ़ोन आता है कि कहाँ है नरेश। बोला साहब अभी पता नहीं चल रहा है कौन सा स्टेशन आएगा। बोला जहाँ कहीं भी है आगे स्टेशन पे तो उतर जा, DIG साहब बोलते हैं। फिर DIG साहब का फ़ोन आता है, DIG साहब जहाँ कहीं भी है तो उतर जाना, नहीं तेरे को आगे तू जाएगा मगर तेरे को घुसने नहीं देगा कोई, और तू अपने आप को क्या ज़्यादा गुंडा समझता है, इधर आ मैं तेरी हैकड़ी उतारता हूँ, तेरे को घर भेजता हूँ। सर उनको 9 बजे बुलाया जाता और 9 बजे वो जाते, बोला DIG साहब से मिलना है। DIG साहब ने बोला था आते ही तू मेरे से मिलेगा, तो उन्होंने आते ही अपना नाम लिखवा दिया, बोला मैं आ गया हूँ, DIG साहब से मिलना है। तो सुबह 9 बजे आते और शाम दोपहर को 2-2:30 बजे तक भूखे प्यासे वहीं खड़े रहते, साहब से मिलवा दो। तो कोई आज बोल रहा है साहब पौधे लगवा रहे, दूसरे दिन जाता है तो और कोई बहाना लेके 4 दिन लगातार हस्बैंड खड़ा रहा मगर कोई नहीं मिलवा रहे हैं साहब। कह रहे थे कि जो सब अंदर लोग हैं मेरे ऊपर जाल बिछा रहे हैं, मेरे को कुछ चीज़ से फंसा रहे हैं। DIG साहब भी मेरे को ऐसे बोल दिया, मैं इतने साल से नौकरी करता हूँ, मैं अपनी नौकरी बहुत ईमानदारी से करता हूँ, तो फिर मेरे को सर गुंडा कैसे बोल रहे। मैं गुंडा तो हूँ नहीं, जो मेरे को हथियार दे कर जब मैं नौकरी कर रहा हूँ तो मेरे को गुंडा कैसे बोल सकते हैं। सर इनका लिस्ट में नाम देखा था, बोला मेरा नाम आ गया है, मैं जाता हूँ ड्यूटी करने के लिए, राइफ़ल ले आता हूँ। मैंने कहा ठीक है नरेश जाओ। राइफ़ल लेके क्वार्टर आते हैं, फिर बोलते हैं और मिला मेरी ड्यूटी लगी है मैं जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है नरेश आप जाओ। तभी तक एक बंदा पीछे से दौड़ के आता है, बोलता है नरेश कहाँ है। मैंने कहा नरेश अभी गए हैं, राइफ़ल लेके ड्यूटी पे गए हैं। उधर जाके उनको 4-5 जने घेर लेते हैं और 2 हवाई फायरिंग कर लेते हैं और फिर वापस क्वार्टर में आ जाते हैं साहब। आते ही उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और बोला कि मैं तो ड्यूटी करने गया था और ये सब मेरे पीछे पड़ गए, मैं तो अपनी ड्यूटी करने ही गया था, ये मैं क्या सोच के मेरे पीछे पड़ गए। सर यही था कि मेरे जब कुछ किया ही नहीं है, छोटा सा मामला था और फिर सतवीर साहब को इधर जोधपुर बुला लिया जाता है और बोला जाता है जहाँ शुरू से घटना हुई मैं शुरू से इंचार्ज करेंगे। और सतवीर साहब ये बोलते हैं कि मेरे को नरेश की जान से खतरा है, जबकि सुबह सुबह जाते हैं मार्के में तो सभी लोग रहते हैं। जब वो बंदा वहीं कुछ नहीं कर रहा है तो वो अंदर जाके क्या प्रोटेक्शन ले रहा है, और उसके सामने गार्ड लगा दिया जाता है कि भाई नरेश इसको मार देगा। जब सुबह साथ में आ रहे तब नहीं मारता। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने राइफ़ल कॉक कर दिए। जब उन्होंने वापस सूरतगढ़ में ये बताया था कि साहब ये मेरी, जब साहब आते हैं और उनकी राइफ़ल से गोली निकाल कर साइड में
करते हैं तो फिर बोलते हैं कॉक तो नहीं है। जब कॉक नहीं किए तो फिर क्यों झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है? आगे वाले को पता है फिर भी ये इधर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है कि जी सर खाना तो हमने खाया था, मगर वो इतने पीड़ित थे तो बोला अब मेरा ये सब मेरे को फंसा रहे हैं, जीने नहीं देंगे। तब आपने क्या कहा? मैंने समझाया नरेश को, बोला हम नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं, हम गांव चले जाएंगे, अपना कुछ खेती कर लेंगे, गाय भैंस रख लेंगे, काम कर लेंगे। तो बोला मैं तो नौकरी के लिए हूँ ना, मैं नौकरी छोड़ के क्यों जाऊँ? जब मैं अपनी बराबर ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा हूँ तो मैं क्यों छोड़ूँ अपना। हमारी रात बहुत मुश्किल से कटी, मैं भी बहुत रोई, नरेश को बहुत समझाया, मगर नरेश को समझ में नहीं आया। उनके बस यही था कि उनको लोग फंसा रहे और डीआईजी साहब भी उनको गुंडा कह के बुला रहे। जाने के लिए फ़ोन आई, पापा जी भी आए हुए थे। पापा जी को भी जब सुबह हुई तो मेरी कनिका को बोला कि जा, पापा को फ़ोन आया तो बोला पापा जी आप ऊपर आ जाओ। कनिषा को मैं नीचे, पापा ने बोला कि मेरा बेटा क्वार्टर नहीं जानता, बोला कनिषा को भेजता हूँ, आप दूध की थैली ले आना, हम साथ में बैठ के चाय पीते हैं, आप आराम से आ जाओ। तो दरवाज़ा खोलने लगे तो बाहर से दरवाज़ा लॉक था और पापा जी ने बोला मेरे को जाने दो, जैसा भी है अगर मारेगा तो मेरे को मारेगा मेरा बच्चा। मगर उन्होंने पापा जी को भी नहीं आने दिया क्वार्टर के पास अंदर। अधिकारी ने पूरे जाल बिछा रखा था कि वो ना किसी से मिले, तभी तो पापा जी को ऊपर नहीं आने दिया। वरना आधिकारिक पापा जी ने इतना बोल दिया था जो होगा मैं लिख के दे देता हूँ आपको, मेरा बच्चा है, अगर गोली मारेगा तो मेरे को मारेगा। मगर वो फिर भी नहीं माने। 10 बजे क्या फिर बैठ गए हम। बोला कि पापा आप आ जाओ, पापा जी बोल रहे मेरे को तो आने नहीं दे रहे। नरेश ने यही बोला कि देखो आज मेरे साथ कितना घर, मेरे नहीं आने, पापा जी को भी अंदर नहीं आने दे रहे, जबकि मैंने आज 14 साल ड्यूटी की है, मैंने किसी को प्रताड़ित नहीं किया, ये मेरे ऊपर इतना क्यों कर रहे हैं? सर मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, हर चीज़ का वास्ता दिया, मेरी छोटी बच्ची है, मगर वो बोला अब मेरा जीने का ही कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं इनसे इतना डिप्रेशन में हूँ कि हर चीज़ में मेरे को उल्टा साबित किया जा रहा है। सर हम बैठे तीनों, मैं, मेरी बेटी और नरेश बैठे बातें कर रहे थे, तो मैं जैसे कैसे भी समझा रही थी कि नरेश भाई अपने कुछ नहीं करना। फिर नरेश हमारे उठ के गए, मैं जैसे ही पीछे गई तो उन्होंने अपने आप को शूट कर दिया। और जब मैं ज़ोर से चिल्लाई बाहर कि मेरे नरेश ने शूट कर दिया, तो भी मेरा कोई दरवाज़ा नहीं खोला। फिर पड़ोस में से फ़ोन आया तो मैंने कहा मेरे नरेश ने शूट कर दिया अपने आप को, फिर भी दरवाज़ा नहीं खोला। बोला पहले राइफ़ल नीचे फेंको। सर आए थे, कॉल तो नरेश से बात कर ही रहे थे, वो किससे बात कर रहे थे ये तो मेरे को पता नहीं है। तो उन्होंने जिस लोगों ने से परेशान किया था उनके बारे में पूरा वीडियो बताया है। ये जोधपुर में बोला इतना शांत इलाका है फिर भी इतने अब से परेशान कर रहे हैं। 4 महीने पहले भी सांप ने खाई थी फांसी, फिर उससे पहले भी 1.5 साल पहले और किसी का सुसाइड हुआ था। अब बोला अब मेरा हो रहा है, मगर ये नहीं समझने वाले कर्मचारी। सर मेरा तो यही है कि मेरे को पेंशन मिले, मेरी बेटी को नौकरी मिले, और जो घटना मेरे साथ मेरे पति को झूठे आरोप लगा के फंसाया जा रहा है ऐसा किसी के साथ नहीं हो। अब सर अगर किसी की नहीं सुनेगा तो जवान क्या करेगा? उसको तो डिप्रेशन में कुछ ना कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा। ये अफसर नीचे वाले क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं बात, जब बोलते हैं कि बात करनी है तो क्यों नहीं बात करवाते? क्यों बंदे को 5-5, 6-6 घंटे खड़े रख के परेशान? शायद ये जी साहब मिल लेते, कुछ होता तो शायद नहीं होता, मगर हमारी किस्मत में नहीं था तो अफसरों ने मिलने नहीं दिया। तो मन में तो यही है अगर वो मिलने देते तो शायद ऐसा नहीं होता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।